Hello students, this is शैलजा गोयल फ्रॉम गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो यूपीएससी का मेन टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीएससी जिसमें आप जर्नल स्टडीज़ के कुछ पेपर देते हो, उसमें जर्नल स्टडीज़ का थर्ड पेपर जो रहता है उसमें इकोनॉमिक्स का मेन टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमबीए का भी ये टॉपिक है, एमबीए के सिलेबस में भी आप ये पढ़ोगे, देन आप +2 के लेवल पर भी ये टॉपिक करते हो। क्लियर? तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, तो अगर मैं ये जो नोट्स आपके सामने हैं इसको करने से पहले जनरल डेफिनेशन बताऊं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आते हैं जो किसी भी इकॉनमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए। मींस हमारे इकॉनमी में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन फैसिलिटीज़ के बिना, इन ऑर्गेनाइजेशन के बिना ये हमारी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। हम इसके बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर मीनिंग देखिए क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इट इज़ द बैकबोन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर आउटपुट। तो मतलब इसके बिना जो हमारा इकॉनमी में सेक्टर है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और दूसरा सेक्टर जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि हमारी इकॉनमी में जो पॉपुलेशन है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सेकंड वी हैव सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें जितने भी इंडस्ट्रियल बेस है वो आ जाता है। एंड थर्ड वन वी हैव टेरिशियल सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर आ जाता है। तो तीनों सेक्टर की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ, मतलब इसके बिना काम ही नहीं कर सकते, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर आउटपुट एज वेल एज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कॉमर्स। अभी आपको पता होगा आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकॉनमी विद द वर्ल्ड इकॉनमी। अब हम इंडिया लेवल तक या नेशनल लेवल तक मार्केटिंग नहीं करते, अब हम मार्केटिंग कहाँ तक कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल तक। मार्केटिंग मीन्स ट्रेड, कॉमर्स। क्लियर है? तो अगर हमें इंटरनेशनल कॉमर्स करना है एज वेल एज अगर हमने डोमेस्टिक कॉमर्स करना है, व्यापार करना है, तो वो किसके बिना पॉसिबल नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आता क्या क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है मेन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सीवेज, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मॉनेटरी सिस्टम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इनको हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं। क्लियर है? अब बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्पैक्ट है वो किस किस के ऊपर जाता है, तो वो देखिए क्या है। हाँ जी, कहते द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? 2 तरीके से, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा क्या रहता है? सोशल ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, इसके बेस पर हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अगेन 2 टाइप का बन जाता है, दैट इज़ हम आगे जाके ये यहाँ पर नोट्स में आपके लिखा हुआ है। वन इज़ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो टॉपिक क्या चल रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी इकॉनमी की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ दोनों को लेकर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों की ग्रोथ में बड़ा ही हेल्प करता है। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। कहते जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या है? ये इकॉनमी को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? आगे देखिए क्या है। दिस कंप्राइजेज बेसिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट
that have a direct impact on and profit from the economic distribution producing process। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ में हेल्प करता है, और इस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली क्या आता है? पावर, जिसमें हम एनर्जी की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रेल है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है, एयरवेज़ है, रोडवेज़ है, उसकी बात करेंगे। इरिगेशन जो कि हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन जिसमें पोस्टल सिस्टम, इसकी हम मेन बात करेंगे, एंड अदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर एग्जाम्पल्स। क्लियर है? देन वी हैव सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी हमारी इकॉनमी को डेवलप करने में हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया, ये क्या करता है? डायरेक्ट, इसकी क्या है? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहती है। क्लियर है? लेकिन जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी क्या रहती है स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। किसमें? इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कैसे? फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन सेक्टर है, देखिए एग्जांपल लिखी हुई है, दैट इज एजुकेशन सेक्टर। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी को डेवलप करने में। कैसे? सोचिए, देखिए जो एजुकेशन है, इससे क्या होता है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे हमारी इकॉनमी में तो क्या होगा? तो एजुकेशन कैसे हेल्प करता है? ये एजुकेशन, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब एजुकेशन कैसे हेल्प करता है? किसी भी सिटीज़न के अंदर एक स्किल पैदा करता है। कौन सी? डिसीजन मेकिंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग स्किल। और इसके अलावा एजुकेशन क्या करता है? हमारे अंदर क्या लेकर आता है? अवेयरनेस। क्लियर है? समझ में आई बात? तो बिना एजुकेशन के हमारी इकॉनमी डेवलप हो ही नहीं सकती। अब आप ये सोचिए कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने लेबर रखी हुई है, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे से चल पाएगी? नहीं। तो एजुकेशन तो एक बैकबोन है हमारी सोसाइटी का, तो बिना एजुकेशन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमारा मेन मोटिव क्या है? 100% लिटरेसी लेकर आना हमारी इकॉनमी में। क्लियर है? देखिए एजुकेशन से क्या होता है, हमें क्या मिलते हैं? डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट। अभी अलग अलग फील्ड में काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग होंगे तो डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के क्या होगा? हम किस इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ मिलेगी? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। साइंटिस्ट होंगे तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी हमारी? तो जो हमारा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी से क्या होगा? हमारा आईटी सेक्टर की ग्रोथ होगी। तो एजुकेशन डायरेक्ट इम्पैक्ट ना डाल के क्या करता है? इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आता है किसमें? हमारी इकॉनमी को डेवलप करने में। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है? वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ, हाउसिंग आर जस्ट एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मेनली हम इसमें दो करेंगे, एक तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। अब हेल्थ की बात करते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने बोला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने लेबर रखी हुई है। लेबर पढ़ी लिखी है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, बीमार हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा वो बीमार होगी हमारी लेबर, उतने ज़्यादा वो एब्सेंट रहेगी, काम पर नहीं आएगी। काम पर नहीं आएगी तो क्या हम अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज़ हेल्थ। तो एक पर्सन अगर हेल्दी है और दूसरा वो पढ़ा लिखा है, तभी हमारे देश की ग्रोथ में वो हेल्प कर सकेगा। समझ में आई स्टूडेंट्स बात? चलिए, तो यहाँ पर वापस हम वहीं पर आ जाते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री है उसका क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसके ऊपर? इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स द वर्क प्रोसेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है? यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो शायद आप लोगों को याद होगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक चैप्टर है आपका,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें पढ़ा होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? एमपी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? एडिशन इन टीपी। इसको निकालते कैसे हैं? टीपी ऑफ nth यूनिट माइनस टीपी ऑफ n माइनस 1। क्लियर है? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है? जब आप एक और यूनिट ऑफ लेबर लगाते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको लगाने से आपका टोटल प्रोडक्शन में जो एडिशन हो रहा है, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और यू कैन कॉल सिंपली इट प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इससे क्या होगा? जो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें भी इंक्रीमेंट मिलेगा। समझ में आ गई जी? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये करना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं इम्पॉर्टेंस की बात करूं तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? ऐसी ग्रोथ जो ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बल्कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करोगे? इंक्लूसिव ग्रोथ इज द ग्रोथ which creates opportunities for employment and helps in reducing poverty। क्लियर है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर मीनिंग आ जाता है तो आप ये लिखोगे, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? वो ग्रोथ जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ क्या होगा? पॉवर्टी रिड्यूस करने में। अब ये तो हमें भी पता है कि जितना ज़्यादा हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट बेस होगा उतनी कम पॉवर्टी होगी। तो एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है पॉवर्टी के ऊपर। मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लेस पॉवर्टी, लेस एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर पॉवर्टी। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट बोला मैंने, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बोला। रिलेशनशिप तो नेगेटिव है। मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लेस पॉवर्टी, लेस एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर पॉवर्टी। मैंने बोला डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा सीधा असर पड़ता है पॉवर्टी के ऊपर। जितने लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी हमारी इकॉनमी में गरीबी कम होगी। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इस चीज़ में हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर हमारी इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस अच्छा होगा, हमारी इकॉनमी में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, फिजिकल चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी, वो मजबूत होंगी, तो उतना ही हमारी इकॉनमी के जितने भी सेक्टर्स हैं जिनमें हमारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, तो तीनों सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो इंक्रीज होगी। तीनों सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा इन सेक्टर्स में काम होगा उतना ही क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा। लोगों को काम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी कम हो जाएगी। क्लियर है? देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इट शुड बी एम्फेसिस दैट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पर ना दो वर्ड आते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा। एक ग्रोथ आता है, एक देखिए आगे लिखा हुआ है डेवलपमेंट। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता है क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में? चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ग्रोथ जो है इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट सबसे पहले। सेकंड जो हम बात करते हैं डेवलपमेंट, इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। कैसे? जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, यहाँ पर वर्ड लिख देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जुड़ा हुआ है जीडीपी से। किससे जुड़ा हुआ है? जीडीपी ओनली। लेकिन जो डेवलपमेंट है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ब्रॉड कंसेप्ट कैसे हो जाता है? इसमें जीडीपी तो है ही है, जीडीपी की ग्रोथ तो है ही है, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आना है। दूसरा लेस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना है। ठीक है। सेकंड इसमें क्या आ जाता है? मोर अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस
देन क्या आ जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब हमारी इकॉनमी डेवलप कब होगी, जीडीपी के साथ साथ जब हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होगी, गरीबी कम होगी, प्लस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा, हाई होगा, तब हमारी इकॉनमी को हम क्या बोलेंगे, तब हम हमारी इकॉनमी को क्या बोलेंगे कि हमारी इकॉनमी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। समझ में आ रही है जी बात, ठीक है। चलिए, तो ये दो वर्ड हैं, आपको याद रखना होगा, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, जीडीपी से। और डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो जीडीपी तो है ही है, क्योंकि अगर ग्रोथ होगी तभी हमारी इकॉनमी की डेवलपमेंट होगी। ग्रोथ के साथ साथ जो अदर और सोशल प्रॉब्लम्स है अगर वो सॉल्व हो जाए तो हमारी इकॉनमी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का हमने टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखो हम क्या करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर डिस्पर्स्ड throughout the economy and their production and growth necessitate access to high quality dependable infrastructure services in order to compete effectively with large scale enterprises। अब देखिए ये क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसको करते हैं, एक मिनट। हाँ जी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। देखिए ये क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। हाँ जी, तो ये इसमें ना कुछ कैपिटल लिमिट्स आ जाती हैं। कैपिटल लिमिट देखिए क्या है, जो माइक्रो है, माइक्रो जो फर्म में आ जाता है, 3 फर्म्स है इसमें, स्मॉल एंड देन माइक्रो एंड देन मीडियम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो पहले नंबर पर है, स्मॉल दूसरे नंबर पर है, मीडियम तीसरे नंबर पर है। तो इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो यूनिट्स की, तो माइक्रो यूनिट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है लेस देन 1 करोड़, CR लिख रही हूँ, लेस देन 1 करोड़। एंड अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो टर्नओवर कितनी है, अप टू 5 करोड़। क्लियर है। अगर हम वहीं पर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल यूनिट क्या है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन क्या रहती है, 10 करोड़, एंड टर्नओवर क्या रहती है, अप टू 50 करोड़, ठीक है, 50 CR। देन मीडियम फर्म आ जाती है, मीडियम यूनिट में आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, लेस देन 20 करोड़, 20 CR, एंड टर्नओवर क्या रहेगा, अप टू 100 करोड़। तो ये भी आप लोगों को करना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MSME बोलते हैं, ये हमारी इकॉनमी को डेवलप करने में बड़ा हेल्प करती है। कैसे, एक तो इसमें कैपिटल बहुत कम लगती है, तो बहुत कम पैसा लगा के आप इस यूनिट में एंटर कर सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। दूसरा, ये जो MSMEs हैं, ये हमारी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और इनकी अकेले की कंट्रीब्यूशन जो है GDP में वो कितनी है, मोर देन 50%। समझ में आ गई। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को की ग्रोथ में भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने कर ही लिया, क्या इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, इसमें कम्युनिकेशन की बात करेंगे, हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया। अब आप खुद सोचो, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी यूनिट जो है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी बिजनेस है, वो कैसे काम कर सकता है, बिना कम्युनिकेशन के वो कैसे काम कर सकता है, बिना पावर के वो कैसे काम कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ठीक है जी। चलिए
आगे करते हैं। नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो इंडस्ट्रियल में तो है ही है, साथ में क्या है एग्रीकल्चर को भी डेवलप करती है। अब एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज़ देती है इरिगेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें फैसिलिटी देती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, गांव में बिजली लेकर जाना, क्योंकि बिना बिजली के बिना पावर के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हाईवेज़, वहाँ पर अच्छी पक्की सड़कें बनाना, रोड ट्रांसपोर्ट। तो अगर ये, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये मेनली कहाँ पर पाया जाता है, रूरल एरिया में। तो अगर हमारा रूरल एरिया डेवलप होगा विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी, चलिए अब दीज जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विल असिस्ट फार्मर्स एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑनर्स इन ऑब्टेनिंग, क्या करेगा, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग है, तो एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट करता है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कैसे एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सेक्टर रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है, सोचो। मान ली जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। क्लियर है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो कॉटन है जो प्रोड्यूस हो रही है ये किससे प्रोड्यूस हो रही है, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। तो ये चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल। समझ में आ रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करता है, इन द सेम वे इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। एक और बात करते हैं, इंडस्ट्री है हमारी जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्री का भी जो बेसिक रॉ मटेरियल है जूट, ये कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। और जूट की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा जूट इंडस्ट्री को। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये जो जूट है इसकी जो प्रोडक्शन है ये कैसे इंक्रीज होगी, विद द हेल्प ऑफ गुड फर्टिलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़। और ये इनपुट कहाँ से कौन देगा इसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर है। और उस इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, तो ये सारा इंटर रिलेटेड है, समझ में आ गया जी। चलिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कर लिया, वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज सोशल। चलिए आगे हम एक एक करके हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी में क्या आ जाता है, बेसिकली पावर आ जाती है। देखिए क्या है, एनर्जी, पावर, energy, power, electricity. It is a main important factor of infrastructure that affects the country's economic growth and welfare. बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के किसी भी टाइप की प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो द एनर्जी सेक्टर इज करंटली एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन इट्स एवोल्यूशन, with numerous private producers and domestic manufacturers also playing important roles in various capacities as well as high reliance on markets subjects to regulation। तो ये आप पॉइंट जो है ना वो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे थे, अब उसमें इंडिया की पोजीशन बतानी बहुत ज़रूरी है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। अगर वर्ल्ड में इंडिया के रैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रही है एनर्जी की प्रोडक्शन के केस में इंडिया का रैंक कितना है, 5th। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट करती है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन सम एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस, लेकिन एनर्जी सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं, फ्यूल सिक्योरिटी कंसर्न्स, फ्यूल को लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल। और फ्यूल क्या है, हमारे पास बहुत कम है, उसकी शॉर्टेज है। जैसे आपको पता होगा, आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है। विंड मिल विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कोयले से क्या होती है, कोल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारा फ्यूल है जो डिफरेंट एनर्जीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो फ्यूल की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चोरी हो जाता है। दूसरा, इसकी शॉर्टेज भी है।
एक और जो मेन प्रॉब्लम आती है एनर्जी सेक्टर में वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जिसको हम T&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, T&D से बोला जाता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रास्ते में ही चोरी हो जाती है, तो ये एक मेन इसका कंसर्न है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट, दो स्टेट्स के बीच में जो झगड़े होते हैं तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में हमें दिक्कत आती है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आ जाता है हेल्थ। हेल्थ में हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल्स, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, टेली मेडिसिन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि टेली मेडिसिन क्या है। टेली मेडिसिन मीन्स आप टेलीफोनिकली, मतलब अगर आप बहुत दूर बैठे हो, डिस्टेंस एरिया में हो, तो थ्रू टेलीफोन आप किसी भी क्लिनिक में फ़ोन करके एडवाइस ले सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये है टेली मेडिसिन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आउटसोर्सिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेट्रा। तो ये हेल्थ सेक्टर में ये चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, उनकी कंडीशंस कैसी है, डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस को लेके, हेल्थ इंश्योरेंस हमें चाहिए ऑब्वियसली, तो उसको लेकर इस इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, टेलीमेडिसिन में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, India's healthcare sector has made considerable progress in terms of health indicators. हमने काफ़ी प्रोग्रेस करी है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा अगर मैं इसको और ब्रॉडली डिफ़ाइन करूं तो हेल्थ सेक्टर में हमारी काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है कि पहले से, मतलब ये मैं बात करूं बिफोर इंडिपेंडेंस और उसके बाद की बात करूं तो जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR, क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं और उसमें से कितने बच्चे एक साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है उनकी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो लेडीज़ डिलीवरी करती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको अच्छी डाइट नहीं मिलती, उनकी इतनी केयर नहीं होती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है? एक हम इसमें बात करेंगे डेथ रेट की। डेथ रेट पर 100,000 पॉपुलेशन के बीच में से कितने लोगों की डेथ हो जाती है, और एक है बर्थ रेट। तो ये सारा हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली हेल्थ सेक्टर ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी है कि हमारा IMR कम हो गया है, हमारा MMR कम हो गया है, मतलब मरने वाले बच्चों की, मरने वाली माँओं की संख्या कम हो गई है। हमने डेथ रेट को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि पहले बीमारियाँ थी उनका इलाज नहीं था, लेकिन अब जितनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, जितना हेल्थ केयर सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, तो डेथ रेट हमने कंट्रोल कर लिया है। कैसे? उन बीमारियों के ऊपर काबू पाकर। कैसे पाया हमने इसके ऊपर काबू? हमारा जो मेडिकल साइंस है इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि कई क्रिटिकल बीमारियों के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है। बर्थ रेट तो हमने कंट्रोल किया ही किया है। क्लियर है? चलिए, लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या हैं? सम ऑफ द इश्यूज़ ऑफ हेल्थ सेक्टर आर इनएडिक्वेट रीच। अभी भी कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। इनएडिक्वेट फंडिंग, उन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए प्रॉपर पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, मेडिकल रिसर्च इतनी नहीं हो रही, मेडिकल वर्क की शॉर्टेज है, लोग अपना हेल्थ के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे। अब ये आप सोचिए, आपकी जितनी इनकम है उसको हम कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस C कंपोनेंट की, कंजम्पशन की, तो हम किसके ऊपर कंजम्पशन करते हैं ज़्यादा अपने पैसे को? या हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, या हम करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर। कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो हमारी डे टू डे नीड्स को पूरा करती हैं, और कैपिटल गुड्स वो हैं जो हमारी फ्यूचर की नीड को पूरा करती हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आप हेल्दी हो, बहुत कम पैसा आप अपनी हेल्थ के ऊपर लगाओगे। आप बोलोगे मुझे क्या हुआ है, तो मुझे इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन एक हेल्दी पर्सन को भी रूटीन में चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर हमारी
कंट्री में काफ़ी ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट। सरकार भी आगे आ रही है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में मेनली जो गवर्नमेंट का फोकस है वो है प्राइमरी एजुकेशन। तो सरकार क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एनरोलमेंट हो। अब प्राइमरी एजुकेशन में मेनली जो क्लासेस आ जाती हैं वो 1 to 5th आ जाती है और देन 6th to 8 क्लासेस आ जाती हैं, 1 to 5 और फिर 6th to 8। जो 6 to 8 क्लासेस आ जाती हैं इसको हम बोलते हैं अपर प्राइमरी एजुकेशन। क्या बोलते हैं? अपर प्राइमरी एजुकेशन। और ये जो 1 to 5th है इसको हम बोलते हैं लोअर प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर है? तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट होगा प्राइमरी एजुकेशन में उतने ज़्यादा बच्चे फिर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन 8th क्लास से ऑनवर्ड्स हो जाता है, हायर एजुकेशन आफ्टर +2 हो जाता है। क्लियर है? तो प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारा वो मेन फोकस है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कहते हैं पेरेंट्स आर नाउ वॉलंटरली एनरोलिंग देयर चिल्ड्रन इन इंटरनेशनल स्कूल्स टू रिसीव अ हाई क्वालिटी एजुकेशन बिगनिंग इन प्राइमरी स्कूल्स। तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हमारी इकॉनमी में आ चुकी है, सरकार भी इतने एफर्ट कर रही है, तो उस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, इवन एट प्राइमरी लेवल, ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख के इंडिया में आएगा तो अपनी कंट्री को अच्छे से सर्व कर पाएगा। ठीक है, चलिए और एजुकेशन सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेवलप रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्प कंट्रोल मेजर चैलेंजेस एंड बेनिफिट सोसाइटी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जितने ज़्यादा लिटरेसी होगी हमारी इकॉनमी में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतने ज़्यादा हमें अलग अलग फील्ड्स के लिए एक्सपर्ट मिलेंगे। हेल्थ मेडिकल फील्ड के लिए हमें डॉक्टर मिलेंगे, आईटी के लिए हमें इंजीनियर्स टेक्नोलॉजिस्ट मिलेंगे। क्लियर है? तो ये एजुकेशन का ही रोल है और एजुकेशन सेक्टर जो है बिना फैसिलिटीज़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो एजुकेशन एक मेन पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रोड सेक्टर। तो रोड क्या है? इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो ये किसका पार्ट हो गया? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाता है? रोडवेज आ जाता है, रेलवेज आ जाता है, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो उसमें हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? रोडवेज की। चलिए तो रोडवेज में, रोड नेटवर्क में इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में? रैंक कौन सा है? सेकंड। तो लेंथ कितनी है हमारी रोड्स की? 6.4 मिलियन किलोमीटर्स, कंप्राइजिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, अर्बन एंड रूरल रोड्स। क्लियर है? एवरी ईयर हाईवे कैरीज अराउंड 85% ऑफ पीपल एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक। एवरी ईयर हाईवेज कैरी अराउंड 85% ऑफ पीपल। रोडवेज को कितने लोग यूज़ करते हैं? 85% ऑफ पीपल, और 70% कार्गो, फ्रेट, माल, तो वो सड़कों के थ्रू जाता है। ठीक है जी। चलिए अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो कौन सा मोड सही है? रोडवेज। क्लियर है? अब रोड्स को जो क्लासीफाई किया गया है वो किया गया है नेशनल हाईवेज जिसको हम NH बोलते हैं, स्टेट हाईवेज SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। द गवर्नमेंट इज unquestionably making great progress in road sector. However, in this sector, talent development, research are most needed. कहते हैं हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें कुछ लूप होल्स हैं और इन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने की ज़रूरत है। चलिए आगे हम सेकंड जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, जो मेन है, दैट इज़ रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज इज़ कंट्रीज लाइफलाइन। It is not just a passenger and freight transporter, but also a social welfare organization. Its extensive network spanning the length and width of India. तो जो रोडवेज है ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री हमें कनेक्ट करता है, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में इसकी मेन कंट्रीब्यूशन है। The Indian Railways started operating
ऑन अप्रैल 16, 1853, ये ईयर करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन रेलवेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IR बोलते हैं, ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। तो रेलवेज में हमारा रैंक कितना है? 4th। रोडवेज में कितना बताया था? 2nd। तो रेलवेज की अगर मैं लेंथ करूं बताऊं तो वो क्या है? 1,23,236 किलोमीटर। और इसमें हमारे पास कितनी ट्रेन्स हैं? 21,000 ट्रेन्स दैट ट्रांसपोर्ट 23 मिलियन पैसेंजर्स, लोगों को कैरी करती हैं, इतने लोगों को। एंड पर डे की बात हो रही है, एंड 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट पर डे। तो डेली इतना कार्गो की मूवमेंट होती है, दैट इज़ 3 मिलियन। और पैसेंजर्स की कितनी मूवमेंट होती है? 23 मिलियन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। द इंडियन रेलवेज नेटवर्क स्पैन्स, चलिए इंडियन रेलवेज, ये तो हो गया, वापस फिर से हो गया, ठीक है, इतनी इसकी लेंथ है। पैसेंजर कितनी, पैसेंजर ट्रेन्स कितनी हैं? अब इसमें 13,452 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। फ्रेट ट्रेन्स कितनी है, जो सिर्फ मालगाड़ी बोलते हैं जिसको, वो है 9,141, क्या है हमारे पास? फ्रेट ट्रेन्स हैं। क्लियर है? और कितने मिलियन लोगों को कैरी करती हैं, ये हमने ऊपर कर लिया, 23 मिलियन पैसेंजर्स हैं एंड 3 मिलियन क्या है? फ्रेट। क्लियर? चलिए, अंडर सिंगल कंट्रोल, सिंगल कंट्रोल का मतलब क्या है? जो रेलवेज है ये सेंट्रल लेवल पर कंट्रोल होता है, तो रेलवे कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाता, रेलवे क्या है? सेंट्रल लेवल, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वही इसको मैनेज करती है। तो इसका वर्ल्ड में क्या है? रैंक 4th है, ये हमने कर लिया। लेकिन एशिया में रैंक कितना आ जाता है? 2nd। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज एयरवेज, जिसको हम बोलते हैं एयरपोर्ट्स। द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया वॉज द मुंबई बेस्ड जुहू एरोड्रोम। ये करना है आप लोगों को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट एग्रीड टू एस्टैब्लिश एयर रूट बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता इन 1920, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया। तो इंडिया में एयर ट्रैवल 1920 में शुरू हुआ। तो जो एयर रूट था वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ? मुंबई टू कोलकाता। चलिए आगे। Work on civil aviation began in 1924-25 but progress was limited until World War II broke out। कहते हैं World War II तक इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी थी इस सेक्टर ने। चलिए आगे करते हैं। कहते जून 2020 का डाटा है हमारे पास, उसमें हमारे देश में कितने एयरपोर्ट हैं? 153 एंड ओनली 114 ऑफ 153 एयरपोर्ट्स वर यूटिलाइज्ड फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स। Clear? Next, these airports were either owned by Airport Authority of India, AAI बोल सकते हैं, AAI, or the states in which they are located, or they were privately owned or part of joint venture। तो किसी भी तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, सरकार भी चला सकती है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी है, दोनों है, प्राइवेट और पब्लिक। चलिए, by 2020 India is expected to be world's 3rd largest aviation market। तो ये बड़ा पुराना डाटा है, इसको एज इट इज ही करेंगे। इंडियन एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक इज प्रेडिक्टेड टू क्लाइम टू 421 मिलियन बाय 2020 एंड अप टू 264.99 मिलियन इन 2016 एंड 17। चलिए अब ट्रैवल और टूरिज्म की जो कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं कितना है जीडीपी में। कहते हैं एक्सपेक्टेड है कि एयरवेज जो है ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। यूएस डॉलर में दे रखा है 423.7 बिलियन टू जीडीपी। क्लियर है? चलिए आगे आ जाता है पोर्ट्स, मतलब हम इसमें क्या बात करेंगे? वाटरवेज की। वाटरवेज तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज असेंशियल टू एवरी कंट्री सक्सेस। India's coastline is approximately 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग। इंडिया में अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट पहले कर लेते हैं। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 205 माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेजर पोर्ट में भी कौन सा है? कांडला पोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट है। तो इसको हम दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, दीन दयाल पोर्ट। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। क्लियर है?
चलिए, तो ये कांडला आपने करना है, बताना है, ठीक है। चलिए, पोर्ट्स हैंडल रफली 90% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ट्रेड बाय वैल्यू। तो एक्सटर्नल ट्रेड, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाय शिप जो हम माल लेकर जाते हैं, तो क्वांटिटी में, वॉल्यूम में कितना कवर करता है 90%, और रुपीज़ में, वैल्यू में कितना कवर करता है 70%। नेक्स्ट आ गया द मैरीटाइम रूट। मैरीटाइम रूट मतलब इक्वेटिक रूट की ही बात हो रही है, दैट इज कनेक्टेड विद, यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कनेक्टेड विद सी एंड शिप्स, ठीक है। द मैरीटाइम रूट इज यूज टू इम्पोर्ट क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, आयरन ओर मंगवाते हैं, कोयला एंड अदर क्रिटिकल गुड्स, जो हमारे देश में जिसकी रॉ मटेरियल की कमी है तो वो हम बाय सी रूट बाहर से मंगवा लेते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी जी। नेक्स्ट वी हैव लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक बेसिकली क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो हमें माल को इधर से उधर करने में हेल्प करती है। द प्रेजेंस ऑफ रोबस्ट लॉजिस्टिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एन इफेक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रमोट्स द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ पर वो माल तैयार होता है फैक्ट्री से, कहाँ पर पहुँचाते हैं, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। फैक्ट्री टू फैक्ट्री हो सकता है क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री टू मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक इसमें हेल्प करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी एज इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट, create jobs and give the country a prominent position in a global supply chain। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक। इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो किसी भी इकॉनमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए। तो अब आपने देखा कितनी चीज़ें हमने इसमें करी। हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर किया, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग पार्ट्स हमने इसमें किए, ठीक है। फिर उसमें मैंने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताया, उसमें एनर्जी सेक्टर के बारे में बताया, उसमें एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी होगी तो बिना इसके हमारी इकॉनमी कैसे काम कर सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकॉनमी की फास्टर ग्रोथ में हेल्प करता है, उसकी पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करता है। क्लियर है। चलिए बस यही था, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।